मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हम संविदा वर्ग 3 है ना, एमपी टेट का जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत जो इन्वायरमेंट का हमने टॉपिक 1 ख़त्म कर लिया था और आज हम जो है टॉपिक सेकेंड देखेंगे। और टॉपिक सेकेंड क्या है? हमारे पशु एवं पक्षी। टॉपिक 2 इसका क्या है? हमारे पशु एवं पक्षी। तो इसके अंतर्गत हमको कुछ चीजें देखना है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण हमको देखना है। तो जो जंतुओं का वर्गीकरण होता है वो कई आधारों पर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? जंतुओं का जो वर्गीकरण होता है वो कई आधारों पर जंतुओं का वर्गीकरण किया है। आज हम तमाम प्रकार के जितने भी वर्गीकरण होते हैं जंतुओं के, आज हम उसको ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जंतुओं का वर्गीकरण रीढ़ की हड्डी के आधार पे, यानी वर्टिब्रेट कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम। तो इसके अंतर्गत दो होते हैं, एक होता है कशेरुकी और एक होता है अकशेरुकी। कशेरुकी को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉर्डेटा और अकशेरुकी को कहते हैं हम लोग नॉन कार्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और नॉन कार्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित रहती है या नहीं पाई जाती। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कशेरुकी वर्ग, है ना। तो कशेरुकी वर्ग में कौन आएगा? मत्स्य आएगा। कशेरुकी वर्ग में कौन आएगा? जिसमें रीढ़ की हड्डी किसमें पाई जाती है? कशेरुकी वर्ग में। इसके अंतर्गत जो है पहला है मत्स्य, जिसको पाइसेस कहते हैं या फिशेस कहते हैं। ठीक है, फिर उभयचर। उभयचर जो है उसको अंग्रेजी में एम्फीबियन कहते हैं। फिर है सरीसृप, जिसको रेप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल। और पक्षी, जिसको एविस कहते हैं। और लास्ट में आता है आपका स्तनधारी। स्तनधारी मतलब मैमल्स, अंग्रेजी में इसको मैमल्स कहते हैं। ठीक, अभी हम इसको ध्यान से सबको डिटेल में भी समझेंगे। ठीक, अब कशेरुकी में हम लोग देख लो क्या क्या चीजें हैं। प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्क है, इकाइनोडर्मेटा है और एस्के हेल्मेंथेस है। ठीक है, तो इतने सारे इसके अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कशेरुकी में आता है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। अकशेरुकी में आता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा और एस्के हेल्मेंथेस। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, जो मत्स्य वर्ग होता है, मत्स्य वर्ग की क्या विशेषता पाई जाती है कि जो मछली होती है या मछली में जितनी भी प्रकार की मछलियां होती है सभी जल में पाई जाती हैं और उसमें सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं? उसमें गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और मछली एक ऐसा प्राणी है जो अपनी कभी भी पलकें बंद नहीं करता। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब मछली कौन कौन सी होती है? सर्पमीन, जिसको स्नैक फिश भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में सर्पमीन कहते हैं। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। कुत्ता मछली एक प्रकार की मछली, जिसको डॉग फिश कहते हैं। टॉर्पिडो, ठीक है ना, टॉर्पिडो एक मछली होती है। फिर टॉर्पिडो मतलब वही जो करंट उत्पन्न करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रे, है ना। और मत्स्य, जिसको फ्लैग फिश कहते हैं। फिर स्कॉर्पियन, ये भी एक प्रकार की मछली है ना। तो इस प्रकार से जितने भी जो हमने नाम बताए हैं सब ये मछलियों के प्रकार है। याद रखना, जो झींगा है वो मछली नहीं है ना। और ना ही जो स्टार फिश है वो भी मछली नहीं है ना। अभी वो हम आगे देखेंगे वो क्या है। तो मत्स्य में कौन कौन आ गए? सर्पमीन, समुद्री घोड़ा, कुत्ता मछली, टारपीडो, फ्लैग फिश और स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ये काय में आ गए? आपके पाइसेस में या फिर फिशेस वर्ग में या मछली वर्ग में या मत्स्य वर्ग में। ठीक, फिर उभयचर क्या होते हैं? उभयचर वैसे जंतु होते हैं या वैसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों जगह पे रह सकते हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या पाए जाते हैं? इसमें क्लोम या गलफड़े जो है इसमें पाए जाते हैं। तो उभयचर में कौन आएगा? एक तो मेंढक आएगा, टेटपोल आएगा और सेलामेंडर। टेटपोल, मेंढक और सेलामेंडर, ये तीनों के तीनों क्या हैं? उभयचर है। ठीक है, फिर पक्षी हम लोग देख लेते हैं। सभी पक्षी, जो भी पक्षी है वो सभी पक्षी जो है पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पक्षी अगर उड़ रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा कारण क्या है? एक तो उसके पास में पंख है और दूसरा जो उसका शरीर होता है, उसकी जो हड्डी होती है, उसकी हड्डियां कैसी होती हैं? वो कैसी होती है? खोखली होती है। ठीक है, जो चीज खोखली होगी तो वो हल्की होगी, इसी कारण पक्षी आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग सरीसृप, जिसको अंग्रेजी में रेप्टाइल कहते हैं। रेप्टाइल का मतलब रेंगने वाले जीव, जो रेंग रेंग कर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि सांप, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली, है ना। और आपका जो है एक नाम और आएगा इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं कैमेलियन। क्या कहते हैं इसको? कैमेलियन, मतलब वही जिसको हम लोग गिरगिट कहते हैं ना, वो।
तो गिरगिट भी क्या है, एक प्रकार का सरीसृप है। जो भी चीज रेंग कर चलेगी धरती पर वो सब के सब काय में आएंगे, रेप्टाइल या सरीसृप के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जिसमें हमने देखा सांप, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली और कैमेलियन मतलब गिरगिट। ठीक, अब स्तनधारी, स्तनधारियों की क्या विशेषता पाई जाती है कि ये अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्तनों से दूध पिलाते हैं, और दूसरी चीज ये क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे जो है स्तनधारी फिर 3 भागों में बढ़ जाते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, स्तनधारी में फिर कितने क्लासिफिकेशन हो गए, 3, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया मतलब क्या होता है कि यह अंडे को जन्म देते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, जो ये स्तनधारी है प्रोटोथीरिया, ये अंडे को जन्म देते हैं, स्तनधारी है लेकिन अंडे को जन्म देते हैं, जिसका उदाहरण है एकिडना। मेटाथीरिया जो होते हैं वो अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू और भालू के बच्चे अविकसित होते हैं, कंगारू और भालू के बच्चे अविकसित होते हैं तो मेटाथीरिया के अंतर्गत आएंगे। और यूथीरिया मतलब जो विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, चाहे भेड़ हो, चमगादड़ हो, और गाय, बैल, भैंस, मनुष्य और जितने भी ऐसे जो हैं वो सब फिर किसमें आएंगे, यूथीरिया में, जो विकसित बच्चों को जन्म देंगे। अविकसित बच्चों को जो जन्म देंगे वो मेटाथीरिया, जिसमें कंगारू और भालू शामिल है। ठीक, फिर हम लोग देख लेते हैं इधर अकशेरुकी। अकशेरुकी में हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब जो होता है एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, और इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, खासतौर पे अमीबा का। ठीक है, तो अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। फिर प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, प्रोटोजोआ में ही जो है आपका पैरामीशियम आता है, इसको चप्पल जीव भी कहते हैं ना, चप्पल जीव क्यों, जिसकी आकृति कैसी होती है, पैरामीशियम की चप्पल के जैसे। और युगलीना, युगलीना एक ऐसा जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसलिए इसको हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, युगलीना, युगलीना को जो है हरा प्रोटोजोआ कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये पहला जंतु और एकमात्र जंतु है जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, मतलब ये स्वपोषी है। अभी देखेंगे स्वपोषी परपोषी क्या सब देखेंगे। पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब जिनके शरीर में क्या होता है, पोर, पोर यानी क्या होते हैं, छिद्र, है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बारीक बारीक रोम होते हैं उसमें। तो पोरीफेरा का मतलब होता है जिनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे स्पंज हो गया, साइकान हो गया, मायोनिया हो गए, ये पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर सिलेंड्रेटा, ठीक है, जिनके मुंह के आसपास धागे जैसी संरचना पाई जाती है वो सिलेंड्रेटा में आएंगे। ठीक, ऐसे जीव जिनके मुंह के आसपास में क्या होंगे, धागे जैसी कुछ संरचना पाई जाएगी, वो इसमें आएंगे। जैसे प्रवाल भित्ति हो गई, जिसको कोरल रीफ कहते हैं, है ना, और जेलीफिश और हाइड्रा। तो जेलीफिश जो है वो सिलेंड्रेटा में है, ना कि मछली वर्ग में। अब समझ में आ रहा है, सिलेंड्रेटा मतलब मुंह के आसपास धागे की संरचना होगी, तो इसमें प्रवाल भित्ति आएगा, जेलीफिश आएगा, हाइड्रा आएगा। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी मतलब जिसका एकदम फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा, प्लेटी हेलमेंथिस जिसका शरीर कैसा हो, चपटा हो और फीते के आकार का हो, फीते नुमा हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएगा, फीताकृमि और लीवर फ्लू, फीताकृमि और लीवर फ्लू। लीवर मतलब हमारे लीवर में पाया जाता है। ठीक है, तो फीताकृमि जो है पत्ता गोभी जैसे चीजों को खाने से जो है ये फीताकृमि, या जो सुअर होते हैं, सुअर का जो मांस खाया जाता है, कच्चा मांस खासतौर पे, तो उसमें भी फीताकृमि बहुतायत से पाई जाती है। ठीक है, ये बाहर से इसको एडजस्ट किया जाता है, बॉडी में कंजम्पशन इसका बाहर से होता है। और लीवर फ्लू जो होता है आपका, तो लीवर फ्लू में कौन आएगा, एंड अमीबा हिस्टोलिका। एंड अमीबा हिस्टोलिका जो है एक प्रकार का लीवर फ्लू है, जो हमारे लीवर में पाया जाता है, हमारे यकृत में पाया जाता है। बात समझ में आ रही। फिर एनालिडा, एनालिडा मतलब जिसका शरीर खंड खंड में बटा हो, खंड खंड में बटा होता है, वो एनालिडा वर्ग में आता है। जैसे केचुआ, केचुआ आपने देखे होंगे, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है केचुआ, है ना, केचुआ हो गया, जोंक हो गया और गोलकृमि हो गया। ठीक है, तो केचुआ, गोलकृमि और जो इकाई में आते हैं एनेलिडा। एनेलिडा मतलब छोटे छोटे खंडों में इसका शरीर बटा होता है। फिर आर्थ्रोपोडा, जिसके पैरों में खंड पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्थ्रोपोडा। याद रखना, ये सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। इसको स्टार कर लीजिए, हो सकता है कभी पूछ लेगा कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। मतलब इसकी आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं इनकी संख्या सबसे ज्यादा, इस हिसाब से ये सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन आएगा, केकड़ा, बिच्छू, चींटी, तिलचट्टा, खटमल, झींगा। आप इन सबको देखने, देखो झींगा, झींगा कहाँ आ रहा है, झींगा मछली वर्ग में नहीं आ रहा है, ये अकशेरुकी के अंतर्गत आर्थ्रोपोडा में आ रहा है। ठीक है, तो आपने इनके पैर देखे होंगे, केकड़े के पैर खंड खंड में बटे होते हैं, चींटी हो गए, बिच्छू हो गए, इनको
पकड़ के ध्यान से देखना है ना, मत पकड़ना बिच्छू को, नहीं तो निपटा देगा। फिर मोलस्क। मोलस्क का शरीर कैसा होता है, जिसका शरीर लिसलिसा या चिपचिपा सा होता है ना, जैसे वो मोलस्क कहलाता है। तो मोलस्क के अंतर्गत कौन कौन आएगा, शंख आप जानते हैं, चिपचिपी सी होती है, घोंगी होती है, सीपी होती है, ऑक्टोपस होता है ना। ऑक्टोपस का रंग जो ब्लड होता है, उसका ब्लड कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है, याद रखना। ऑक्टोपस क्या है, एक मोलस्क है, ठीक है, और इसके बहुत सारे हाथ पांव होते हैं, ठीक है, इसको समुद्री राक्षस भी कहते हैं। ऑक्टोपस बहुत खतरनाक होता है। फिर इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा मतलब ये होता है कि जिसका शरीर कई भुजाओं में बटा होता है या कई भागों में बटा होता है। जिसका शरीर कई भुजाओं में या कई भागों में बटा होता है ना, वो क्या कहलाता है, इकाइनोडर्मेटा। इसमें आता है स्टार फिश, खीरा और ब्रिटल स्टार। ये जितने भी जो नाम है किसके अंतर्गत आएंगे, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। सबकी थोड़ी थोड़ी विशेषता आप पढ़ लीजिएगा। इकाइनोडर्मेटा मतलब, तो उसमें क्या होगा कि उसमें कई भुजाएं पाई जाएंगी, और मतलब उसका जो पूरा जो शरीर है कई भागों में बटा होगा, ठीक है। किसी के पैर अगर बटे हैं तो वो आर्थ्रोपोडा में है ना, और किसी का शरीर खंड खंड में है तो वो एनालिडा में जाएगा, और किसी का शरीर कई भुजाओं में बटा होगा या कई भागों में बटा होगा तो वो इकाइनोडर्मेटा में आएगा। जैसे इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, खीरा और ब्रिटल स्टार होता है, ठीक है। फिर एस्के हेलमेंथिस, मतलब एस्के हेलमेंथिस का मतलब होता है इसका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार। कैसा होता है इसका शरीर, बेलन जैसा। और जितने भी पेट के जो कीड़े होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एस्केरिस और बुचुरेरिया, तो जितने भी पेट के जो प्रमुख कीड़े हैं वो सब कहाँ आएंगे, एस्के हेलमेंथिस के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, शरीर बेलनाकार होता है, और पेट के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं, क्या लिखा है पॉइंट, सभी पेट के कीड़े जो होते हैं वो एस्केरिस सॉरी क्या कहलाते हैं, एस्के हेलमेंथिस कहलाते हैं। तो इसमें एस्केरिस आएगा और वुचुरेरिया, वुचुरेरिया, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आ रही वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, ठीक है। राइटिंग समझ में ना आए तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, रीढ़ की हड्डी के आधार पे हमने पूरा इसका डिवाइडेशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं रक्तचाप के आधार पे, रक्तताप के आधार पे, मतलब रक्त का जो ताप होता है उसके आधार पे जो है इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है समतापी या उष्ण रक्ती जीव, ठीक है, समतापी या उष्ण रक्ती जीव। तो समतापी का मतलब क्या होता है कि जिनके शरीर का तापमान समान होता है, ठीक है, जिनके शरीर का तापमान लगभग वर्ष भर समान होता है ना, हमेशा समान होता है। और ये इनका जो खून होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि इसके जो सामान्यतः इनके शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री अंश सेल्सियस होता है। इस वर्ग के जो जीव आते हैं रक्तचाप के आधार पे जो हमने डिवाइडेशन की है, समतापी या उष्ण रक्ती, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो सामान्यतः इसके अंतर्गत जो भी स्तनधारी और पक्षी वर्ग के जीव आते हैं, है ना, तो इनके शरीर का जो सामान्य ताप होता है 37 से 38 अंश सेल्सियस सामान्यतः होता है, ठीक है। मतलब 37 से 38 सेल्सियस तापमान, मतलब इनका खून कैसा होगा, गर्म होगा गर्म, ठीक है। और तो समतापी या उष्ण रक्ती या वार्म ब्लडेड एनिमल में कौन कौन आएंगे, एक तो आपके स्तनधारी वर्ग के सारे आएंगे जो बच्चों को जन्म देते हैं और यहाँ से बुब्बू पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, है ना, और पक्षी, ठीक, वर्ग इसी में आएगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा विषमतापी या शीत रक्त जीव, ठीक है, विषमतापी या शीत रक्त जीव। तो इसमें कौन कौन आएंगे, विषमतापी मतलब जिनके शरीर का तापमान अलग अलग होता है, ठीक है, गर्मी के मौसम में अलग और सर्दी के मौसम में अलग, तो मतलब इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है, ठीक, इसलिए इसको विषमतापी या शीत रक्त जीव भी कहते हैं, या इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सरीसृप आएगा, मतलब कौन आएगा, सरीसृप आएंगे और उभयचर आएंगे, ठीक है, मतलब मेंढक, सांप, छिपकली जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये विशेषता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि सीधा प्रश्न पूछता है। पुराने जितने भी सीटेट देख लेना या कोई भी टेट के आप उठा के देख लेना, इसमें से प्रश्न पूछता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अब पोषण के आधार पे देखेंगे तो 2 प्रकार का होगा, हालांकि इसका पूरा डिवाइडेशन हम लोग यहाँ भी देखेंगे। पहले यहाँ समझ लो, पोषण के आधार पे वर्गीकरण देखो, स्वपोषी होता है और परपोषी होता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, एक पॉइंट को, युगलिना एकमात्र ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अभी हमने बात की था, है ना, थोड़ी देर पहले हमने बात किए थे ना, तो याद रखेंगे जो युगलिना होता है एकमात्र ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक। और कोशिका के आधार पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है देखो, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की मतलब जिसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, उसमें अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा, युगलिना आएगा, ठीक है।
तो वो एक कोष के जीव हैं। बहुकोष की मतलब आप हम जितने भी जीव जंतु जो हैं ज्यादातर वो बहुकोष की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो स्पंज होता है ना, स्पंज मूल रूप से कहाँ पे आ रहा है, देखो स्पंज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आता है पोरीफेरा में, है ना, और एक क्या है, बहुकोष की है। तो स्पंज की क्या विशेषता होती है, स्पंज चल नहीं सकता, एक जगह जो स्थिर रहता है तो स्थिर ही रहता है, ठीक है। और इसके शरीर में क्या पाए जाते हैं, छिद्र, क्योंकि पोरीफेरा वर्ग का है ये, और कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी मतलब जैसे चींटी को आप देखना, चींटी है, जो बरैया होती है, मधुमक्खी होती है ना, और दीमक होते हैं, ये हमेशा काय में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, मतलब एक छोटा सा उनका गुफा जैसे रहता है, उसके अंदर पूरा का पूरा इनका संसार होता है, ठीक है, जिसको कॉलोनी कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अब हम लोग फिर देख लेते हैं पोषण के आधार पर जो विभाजन है उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने की जरूरत है। तो पोषण के आधार पर जो है जीवों को दो भागों में बांटा गया है मूल रूप से, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। तो स्वपोषी को अंग्रेजी में कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स और परपोषी को अंग्रेजी में कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। तो स्वपोषी का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जितने भी हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से और जल की उपस्थिति में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। और परपोषी मतलब जो भोजन के लिए किसी अन्य पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी कहलाते हैं, ठीक। तो परपोषी के अंतर्गत ये पूरा डिवाइडेशन मैंने यहाँ लिख दिया था, है ना। तो ये परपोषी के अंतर्गत, ये परपोषी के अंतर्गत इतना डिवाइडेशन हुआ। स्वपोषी अपना अलग ही सिस्टम है, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। पेड़ पौधों को छोड़कर एक ही जीव ऐसा है, युगलिना, जो अपना भोजन स्वयं बनाता, बाकी हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परपोषी में फिर डिवाइडेशन होता है। परपोषी के अंतर्गत क्या है, पूर्णजीवी। पूर्णजीवी को अंग्रेजी में कहते हैं होलोजोई। क्या कहते हैं, होलोजोई। होलोजोई के अंतर्गत आता है सबसे पहला शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधे पत्ती खाते हैं, शाकाहारी, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। फिर दूसरा होता है मांसाहारी, है ना। परपोषी के अंतर्गत पूर्णजीवी और पूर्णजीवी के अंतर्गत शाकाहारी। शाकाहारी को क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। दूसरा होता है मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, उसको कहते हैं कॉर्निवोरस। और जो सर्वाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, सर्वाहारी वर्ग में आएंगे, ठीक है। मनुष्य सर्वाहारी वर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण। सर्वाहारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। क्या कहते हैं इसको, ओमनीवोरस कहा जाता है, ठीक है। फिर होता है एक मृतोपहारी, है ना। पूर्णजीवी के अंतर्गत क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृतोपहारी। मृतोपहारी जो मरे हुए जीवों को खाता है, ठीक। गिद्ध, चील, बाज और लगड़बग्गा, ठीक है। गिद्ध, चील, बाज और लगड़बग्गा जो होते हैं ये मृतोपहारी होते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं। मृतोपहारी को अंग्रेजी में कहते हैं स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स कहते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, गिद्ध, चील, बाज और लगड़बग्गा, ठीक है। वर्तमान में जो है गिद्ध अब नहीं पाए जाते। 2006 से गिद्धों का क्या हो रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। और एक कौन सी दवाई थी, एक पीड़ानाशी दवाई जो जंतुओं में लगाई जाती थी, है ना, पेस्टिसाइड्स, डाइक्लोफेनिक के कारण जो है गिद्धों की समाप्ति हो चुकी है। अब गिद्धों का पालन किया जा रहा है, ठीक है। 2006 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। बात समझ में आ रही है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा चीज आएगा, देखो पूर्णजीवी तो हो गया, इसके अंतर्गत सारी चीजें देखनी। फिर होता है परजीवी, जिसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। परजीवी के अंतर्गत जो दो चीजें होती हैं, इसके अंतर्गत आएगा पहला अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। परजीवी मतलब जो दूसरों पर आश्रित होता है ना। तो अंतः परजीवी में क्या आएगा, फीताकृमि। फीताकृमि आएगा, गोलकृमि आएगा और एस्केरिस आएगा। फीताकृमि, गोलकृमि और एस्केरिस, ये सब के सब क्या होते हैं, अंतः परजीवी, मतलब किसी के शरीर के अंदर घुस के ये जो है अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन का जुगाड़ करते हैं, ठीक। और जो बाह्य परजीवी होते हैं ये शरीर के बाहर चिपक के जो है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे जू मतलब जो जुआ होती है आपके सिर में रहती है और वहां से आपका वो सारा मटेरियल निपटाती है, ठीक। फिर जोंक होता है, जोंक एक बार चिपक गया तो फिर हो गया, छोड़ता नहीं है, ठीक। और एक हो गया खटमल। खटमल भी वो बाह्य परजीवी, बाहर चिपका तो फिर मिला के देता है वो भी। फिर मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब ये होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग स्पेरोफाइट। क्या कहते हैं इसको, स्पेरोफाइट कहते हैं। मृतजीवी मतलब जो
सड़े गले मतलब किसी पदार्थ को सड़ाने या गलाने का जो काम करते हैं वो स्पोरोफाइट कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के क्या आएंगे आपके डिकम्पोजर, है ना, इसको डिकम्पोजर भी कह सकते हैं, मृतजीवी स्पोरोफाइट, है ना। तो तमाम प्रकार के जितने भी जो डिकम्पोजर होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं, वो चीज़ों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, तो वो मृतजीवी के अंतर्गत आएंगे। ये मरे हुए चीज़ों को सड़ाने और गलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। फिर आ जाता है सहजीविता। सहजीविता का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिम्बायोसिस, है ना। सहजीविता मतलब सिम्बायोसिस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सहजीविता मतलब दो जंतु आपस में रह के क्या करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और दोनों अपना काम चलाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे जो कवक होता है, जो कवक होता है आपने सुना होगा, जो कवक है, जो लाइकेन है, सॉरी लाइकेन सुना होगा आपने। लाइकेन दो चीजों से मिलकर बना है, कवक प्लस शैवाल, ठीक है। शैवाल अपने ऊपर कवक को धारण कर लेता है, तो इससे कवक को भी फायदा होता है और इससे शैवाल को भी फायदा होता है, और दोनों बढ़िया अपना काम एक दूसरे से निकालते हैं, ठीक है। तो जब कवक और शैवाल आपस में मिल जाते हैं तो एक काय का उदाहरण बन जाता है लाइकेन का। और याद रखना जो लाइकेन है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जो सूचक माना जाता है वो लाइकेन माना जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर वायु प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण फैल चुका है, तो उसका सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण क्या होगा, लाइकेन। मतलब अगर लाइकेन बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब वायु प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और लाइकेन किस किस से मिलकर बना है, कवक प्लस शैवाल, मतलब ये किसका उदाहरण है, सहजीविता का, मतलब सिम्बायोसिस का उदाहरण है। फिर दूसरी चीज आप लोग देखे होंगे कि जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर बैठता है, क्यों, क्योंकि उसको गाना सुनने में मजा आता है, नहीं है ना। तो वो भैंस की पीठ से क्या काम करता है कि जो भी जो जीव जंतु उसमें लगे होते हैं, है ना, जो भी उसके ऊपर कीटाणु वगैरह लगे होते हैं, तो उसको वो खाता है, और उससे किसका फायदा होता है, बगुले का भी फायदा हो रहा है और भैंस का भी फायदा हो रहा है। भैंस के पीठ से या उसके शरीर से पूरे के पूरे जो है सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं, और पेट किसका भर जाता है, बगुला का भर जाता है, तो दोनों को फायदा हो रहा है सहजीविता में। अब एक आता है सहभोगिता। सहभोगिता को कहते हैं कॉमन कॉमनसिलिज्म। कॉमनसिलिज्म का मतलब होता है कि इसमें एक जीव को फायदा होता है लेकिन दूसरे जीव को ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है। बात समझ में आ रही है। यह सहभोगिता। सहजीविता में क्या होगा, दोनों को फायदा होगा, लेकिन सहभोगिता में एक को फायदा होगा और दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जो एपीफाइट होता है, एक पौधा है एपीफाइट। एपीफाइट जो है किसी पौधे के जब ऊपर उगता है तो वो उससे क्या करता है कि भोजन वगैरह उससे प्राप्त कर लेता है, जल का चूषण कर लेता है, लेकिन उससे दूसरे जो जिस पर वो उगता है एपीफाइट का पौधा, उस पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। तो वो किसका उदाहरण है, सहभोगिता, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कॉमनसिलिज्म। कॉमनसिलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। फिर कुछ चीजें और हैं जो देखने लायक हैं, दो चीजें आपको बता देता हूँ। एक चीज होती है हाइबरनेशन, जिसको कहते हैं शीत निद्रा। क्या कहते हैं, शीत निद्रा। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन इसको कहते हैं शीत निद्रा। और एक होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को कहते हैं ग्रीष्म निद्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितने भी गर्म रुधिर वाले जो प्राणी होते हैं, ठीक है, जिनका हमने यहाँ देखा था ना, समतापी या उष्ण रक्ती जो जीव देखते हैं हमने, जिसमें स्तनधारी और पक्षी आते हैं, है ना। तो ऐसे जीव क्या होते हैं, अपने शरीर को ठंडी के दिन में बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, मतलब उनके शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री से नीचे ना जाए, तो वैसी स्थिति में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो किसी बिल में या मांद में या किसी भूमि के अंदर जाकर वो घुस जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो ध्रुवी भालू होता है, पोलर बियर होता है, वो 6 महीने तक सोता रहता है। क्यों, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना। और कई बार तो ये होता है कि उसके शरीर का तापमान 31 डिग्री गिर जाता है, ठीक है। वैसी स्थिति में उसकी मौत भी हो सकती है, उसका जितना भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो खराब हो सकता है, उसकी जैविक प्रक्रिया अनबैलेंस हो सकती है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो वैसी स्थिति में क्या काम करता है कि वो अपनी आंतों को बंद कर देता है, और जब उसको शीत निद्रा में जाने का होता है उसके कुछ महीने पहले ही वो टोटल खाना पीना बंद कर देता है। इस प्रकार वो टोटल 6 महीने तक ना तो खाता है, ना पीता है, और ना ही वो पोटी करता है, टट्टी भी नहीं जाता है, ठीक है। तो समझ गए ना। तो इस तरीके से। और दूसरी चीज जो है आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, जो जितने भी शीत रुधिर प्राणी होते हैं, जैसे कि सांप देखे होंगे आपने,
छिपकली देखे होंगे, मेंढक देखे होंगे, तो ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, ठीक है, गर्मी के दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो ये अपने शरीर का तापमान ना बढ़े उसको रोकने के लिए ये कहाँ घुस जाते हैं, बिलों में घुस जाते हैं, जमीन के अंदर घुस जाते हैं, है ना। तो वो एस्टिवेशन कहलाता है, जिसको ग्रीष्म निद्रा कहते हैं, है ना। शीत निद्रा में कौन जाएगा, गर्म रुधिर प्राणी जाएंगे। और शीत निद्रा में कौन जाएगा, शीत निद्रा में कौन जाएगा, शीत निद्रा में कौन जाएंगे, समतापी प्राणी या उष्ण रक्ती जीव जाएंगे, ठीक है। और ग्रीष्म निद्रा में कौन जाएगा, जो शीत रुधिर प्राणी है वो जाएंगे, ठीक है। एक अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए जाएगा और एक अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जाएगा, कहाँ, बिल के अंदर, ठीक है। अब मरुस्थल में भी देखे होंगे बहुत सारे जो जीव हैं वो अंदर रहते हैं, ठीक है, अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। इसमें सांप देखे होंगे कि सांप क्या है, बिलों के अंदर घुस जाता है। क्यों, गर्मी के दिन में आपको सांप नजर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही ठंडी आती तो वो बाहर निकल आते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी के समय अपने आप को गर्मी से बचाते हैं, क्योंकि वो शीत रुधिर प्राणी होते हैं, जिसमें मेंढक भी शामिल है, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी बातें मैंने इधर उधर बताई हैं वो सारी की सारी जो हैं इम्पोर्टेंट है। आप उसको बड़े ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझ लिए। और एक चीज़ और कि जो चीज़ यहाँ समझ में ना आए, राइटिंग समझ में ना आए, तो आप मेरे वीडियो को मैंने जो जो बोल रहा हूँ उसको पॉज कर करके देखना, और उसको नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है ना, आप कहीं भी ढूंढ लेना, इतनी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा जा सकता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे को थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लीजिए, जो चीज़ बता रहे हैं उसको ध्यान से समझते जाइए, आपका काम हो जाए, ठीक। जय श्री